हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 25 और 26 जुलाई। यहां पे दोनों दिन का मैंने इसको क्लब कर दिया है। तो ये आज यहां पे प्राइम हाईलाइट है आज के न्यूज़ डिस्कशन की। बात की जा रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 की। ये तस्वीर है यहाँ पे मीराबाई चानू की, जिनके द्वारा सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता गया है पहले दिन, यानी कि 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं ओलंपिक 2020 और पहले ही दिन मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर मेडल जीत लिया गया है। भारत के लिए बड़ी एक उपलब्धि है। तो डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कुछ हम आज। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। ये आप देख सकते हैं, बात की जा रही है मीराबाई चानू के बारे में। तो इन्होंने चांदी की चमक दिखाई है भारत के लिए। यहाँ पे ये सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया है भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, यानी किस खेल से इनका संबंध है, तो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। तो मीराबाई चानू ये मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप यदि हम ईस्ट में जाते हैं, हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम बात करते हैं, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर है मणिपुर और उसके बाद आता है मिजोरम। तो ये आपसे कई बार सीरियल में लगाने को भी पूछा जा सकता है। और म्यांमार की जो सीमा है, जो देश है म्यांमार, बर्मा जिसको हम बोलते हैं, उसकी सीमा इन चारों राज्यों से यहाँ पे लगती है। तो याद रखिएगा, इस मणिपुर का संबंध है मीराबाई चानू से। ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली प्लेयर बन गई हैं ये मीराबाई चानू। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से इनको नवाजा जा चुका है, तो बड़ी उपलब्धि है इनके पास। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बात की जा रही है मीराबाई चानू के द्वारा ये जो भी मेडल जीता गया है यहाँ पे, तो इसमें राजस्थान की एक व्यक्ति है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे योगदान रहा है। तो इनका नाम है प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं, जो कि मीराबाई चानू जो हैं, इनकी सफलता में इनका महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान रहा है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बताया गया है मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग भार में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है, यानी कि 202 किलो वेट इनके द्वारा यहाँ पे उठाया गया। देख सकते हैं महिला है एक, और कितना अच्छा शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें भारत के लिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। यहाँ बात की जा रही है राज्यसभा में जवाहर तृणमूल के उम्मीदवार हैं, जिनको कि नॉमिनेट कर रही है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस। तो ये आप देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO रह चुके हैं ये प्रसार भारती के। तो जवाहर सरकार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया है तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है 26 जुलाई की न्यूज़ है, यानी कि आज ही की न्यूज़ है। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ की। यहाँ बात की जा रही है एक हाईवे बनाने पर कई सारे, यानी कि 3000 पेड़ काटे जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले की बात चल रही है। ये तो बाईपास निर्माण के लिए 3000 पेड़ काटे जाने हैं, जिसको लेकर की विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रीन जो पूरा का पूरा एरिया है उसको यहाँ पे खत्म किया जाएगा, इतने पेड़ इतनी तादाद में काट करके। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें इस प्रकार की। तो इसका नाम है रुद्रेश्वर मंदिर, ये भी याद रखिएगा, रुद्रेश्वर मंदिर, या इसको बोला गया है कि रमप्पा मंदिर। तो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है, लिस्ट कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि 1000 खंभों से बने शिव मंदिर का नाम इसके शिल्पकार हैं रमप्पा के नाम पर पड़ा है, इसीलिए इसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है। तेलंगाना के अंदर ये स्थित है और शिव जी को समर्पित है ये मंदिर जो है रुद्रेश्वर। रुद्र आप जानते हैं, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ है, इनके बारे में आइडिया होना जरूरी है। ये बात की जा रही है स्कूलों का खुलना और अभिभावकों की चिंता के बीच। ये जो राजस्थान के अंदर भी स्कूल खोलने की बात की गई है 2 अगस्त से, तो उसको लेकर के ये एडिटोरियल है। तो बात की जा रही है देश में कोरोना के लगातार घटते नए मामलों के बीच स्कूलों में चहल पहल लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं, तो कुछ में इन्हें सभी कक्षाओं के लिए खोलने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य स्कूल खोलने के से हिचक रहे हैं। दिल्ली सरकार बच्चों और शिक्षकों के टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोलना चाहती है। ऑल इंडिया यानी कि एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया स्कूल खोलने के पक्ष में है, यानी कि ये हैं एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर गुलेरिया। इनके द्वारा भी कहा गया है कि स्कूल खुलने चाहिए।
ये कहते हैं कि जिन इलाकों में संक्रमण दर कम है वहां स्कूल खोलने में हर्ज नहीं है। कोरोना काल में ज़्यादातर राज्य सरकार बड़े बच्चों के स्कूल खोलने की तरजीह देती रही है और छोटे बच्चे यानी कि नर्सरी से 5वीं व 8वीं तक के स्कूल खोलने से बचती रही है। तो आईसीएमआर के प्रमुख हैं, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। आईसीएमआर के प्रमुख पूछा जा सकता है कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही सुझाव दिया कि कुछ एहतियात के साथ पहले प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते हैं, माध्यमिक स्कूल बाद में खोले जाने चाहिए। उनके सुझाव के पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि छोटे बच्चे वायरस का मुकाबला करने में सक्षम है। ये बात कर रहे हैं कौन, बलराम भार्गव कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के पास इम्यूनिटी होती है, वो वायरस से फाइट कर सकते हैं। तो बता रहे हैं सीरो सर्वे में पाया गया है कि 6 से 9 साल के बच्चों में करीब उतनी ही एंटीबॉडी होती है जितनी बड़ों में। एम्स व आईसीएमआर के सुझावों के बावजूद अभिभावकों की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। उन्हें यह सवाल घिरे हुए, क्या तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्कूल खोलने सुरक्षित रहेगा? ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है। नए मामलों का ग्राफ भले गिरा हो, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फिर बढ़ते मामले भारत के लिए भी खतरे के संकेत हो सकते हैं। स्कूल खोलने के मामले में यह फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। केंद्र व राज्य सरकारें चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श कर इस दिशा में कदम उठाएंगी। शिक्षा विशेषज्ञों की यह चिंता अपनी जगह सही है कि पिछले 1.25 साल में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों पर काफ़ी असर डाला है, पर इस दौरान कोरोना की 2 लहरों ने जो कहर ढाया उसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो ये बात की जा रही है स्कूल खोलने को लेकर के। तो देख सकते हैं क्या तर्क दिए जा रहे हैं डॉक्टर बलराम भार्गव के द्वारा, जो कि आईसीएमआर के हेड हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस एडिटोरियल में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। आगे देखते हैं, ये बात यहाँ पे की जा रही है माइक्रो प्लास्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दौर में चर्चा चल रही है माइक्रो प्लास्टिक को लेकर के। गंगा नदी को यहाँ पे कोट किया गया है। तो बात कर रहे हैं क्या कहता है गंगा नदी में माइक्रो प्लास्टिक का मात्रात्मक विश्लेषण जो किया गया है। राष्ट्रीय नदी के हर सैंपल में मिले हैं प्लास्टिक के 5 mm से छोटे टुकड़े। तो मैं आपको बता दूं 1 mm से लेके 5 mm तक, या फिर हम कह सकते हैं अप टू 5 mm जो होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ये पूछा जा सकता है आपसे कि माइक्रो प्लास्टिक हम बोलेंगे किसको, तो 5 mm से छोटे जो प्लास्टिक के भाग होते हैं, अंश होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक, जो कि हम पानी के द्वारा, फूड के द्वारा हमारे शरीर में भी पहुंचने का काम करती हैं ये माइक्रो प्लास्टिक। तो बात करें गंगा नदी में माइक्रो प्लास्टिक का मात्रात्मक विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। 5 राज्यों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने वाली गंगा नदी है। अच्छा, ये मुझे बताइए 5 राज्य कौन कौन से जहाँ पे गंगा नदी बहती है, ये मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है। तो गंगा नदी को बुरी तरीके से प्रदूषित किया है माइक्रो प्लास्टिक ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था यहाँ पे टॉक्सिक लिंक की ओर से कराए गए इस अध्ययन में पाया गया कि हरिद्वार हो, कानपुर, वाराणसी, जितने भी सैंपल देश की राष्ट्रीय नदी गंगा से जुटाए गए सभी में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है, यानी कि बहुत ज़्यादा घातक है। माइक्रो प्लास्टिक इतने बड़े स्तर पर गंगा नदी में देखी जा रही है। माइक्रो प्लास्टिक का अर्थ है प्लास्टिक के उन महीन टुकड़ों समझा जाता है जिनका आकार 5 mm या इससे कम हो। यह माइक्रो प्लास्टिक न केवल नदी की परिस्थिति से जुड़े वातावरण में रहने मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, बल्कि समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक है। करीब 663 जलचर प्रजातियों पर इस जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ा है। इनमें से माइक्रो प्लास्टिक निगल जाने से प्रभावित होने वाले जीव 11% है, यानी कि ये माइक्रो प्लास्टिक उनके आहार में जा रहा है, ये जो जीव हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा उनको नुकसान पहुँचा रहा है। खाद्य श्रृंखला में यानी कि फूड चेन तक पहुँच गई है माइक्रो प्लास्टिक। जल स्रोतों में पाए जाने वाले प्लास्टिक के कचरे में माइक्रो प्लास्टिक सबसे खतरनाक माना जाता है। मछली, प्रवाल, समुद्री स्तनपायी जीव कई बार इन सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को निगल लेते हैं और इसी तरह यह माइक्रो प्लास्टिक मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है। मानव के संदर्भ में देखा जाए तो खाने से लेकर पानी और खाद्य पदार्थ रखने के पात्रों में माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। अनजाने में ही इसका सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण यहाँ पे बन जाता है। अध्ययन में जो सैंपल पाए गए हैं उनमें सिंगल यूज प्लास्टिक व अन्य प्लास्टिक उत्पाद भी पाए गए हैं। इनमें वाराणसी के सैंपल से प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक पाई गई। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार बहुत सतर्क है, बहुत ज़्यादा इसके ओर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको रोकने का काम किया जाना चाहिए। तो ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे हम कम से कम करें, मिटिगेट करने का काम करें। तो ये आप सभी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। देख सकते हैं आप कि एक पर्सन है जो कि ये जो प्लास्टिक है इसको प्लास्टिक के द्वारा पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन इसका भुगतान, इसका हर्जाना है वो कौन लोग भुगत रहे हैं? पूरी पृथ्वी भुगत रही है। आप समझ सकते हैं यदि ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है किसी मछली के शरीर में जाएगा, इस मछली को हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट करें और ये मछली अफ्रीका जाती है, तो आप समझ सकते हैं अफ्रीका का जो मनुष्य उसको खा रहा है उसके अंदर ये प्लास्टिक जा रही है। तो मतलब पूरी की पूरी हमें हॉलिस्टिक अप्रोच से इसके बारे में सोचना होगा क्या कितना बड़ा, कितना घातक दुष्परिणाम इनके हो सकते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक है इसके बारे में बात की जा रही है।
तो देख सकते हैं 1985 में गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान यहाँ पे लाया गया था। 2011 नदी का रास्ता बदलने और प्रभावी ट्रीटमेंट के लिए आईआईटी कंसोर्टियम किया गया था। 2011 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ये भी लाया गया था और 2015 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं, इतने सारे जो प्रयास किए गए हैं। तो इसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी उठानी होगी हर व्यक्ति को और नदियों को अपवित्र नहीं करना होगा, ये जरूरी हो गया है। तो गंगा की सफाई के प्रयास आप देख सकते हैं। यदि जलगढ़ क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो गंगा का नदी बेसिन सबसे बड़ा है और देश के कुल भूभाग का करीब 26% है, जो 11 राज्यों में फैला हुआ। देश की लगभग 43% आबादी जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करता है। ये जो गंगा का एरिया है, यानी कि गंगा नदी की ही बात की जा रही है, 43% आबादी यहाँ से प्रभावित होती है। बात की जा रही है गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद करीब 40 सालों से जारी है। इनमें से ज़्यादातर प्रयास नदी के किनारों पर सबसे बड़े शहर केंद्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमताओं के अनुसार विस्तार से जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन सभी योजनाओं पर भले ही अब तक करोड़ों रुपए बहाए गए हों, लेकिन ये नाकाफी साबित यहाँ पे हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रो प्लास्टिक की, जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन यहाँ पे किया था। माइक्रो प्लास्टिक स्मॉल प्लास्टिक पीसेज होते हैं लेस देन 5 मिलीमीटर्स, यानी कि 5 मिलीमीटर से भी छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं जो प्लास्टिक के, उनको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। इसके अंदर माइक्रोबीट्स, ये टर्म याद रखिए क्या होते हैं माइक्रोबीट्स, यानी कि माइक्रो प्लास्टिक में माइक्रोबीट्स भी इंक्लूड रहते हैं। इनको ये क्या होते हैं माइक्रोबीट्स? सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 मिलीमीटर से भी छोटे, बहुत छोटे सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं प्लास्टिक के, उनको हम बोलते हैं माइक्रोबीट्स। इन देयर लार्जेस्ट डायमेंशन दैट आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो आप जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लाते हैं ना, कई सारे जो हम सौंदर्यता के इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, उनमें ये पाए जाते हैं माइक्रोबेट्स, इनको बोला जाता है। ये टर्म याद रखिएगा, माइक्रोबेट्स का संबंध कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये मिलते हैं माइक्रोबेट्स, जो कि 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। इंडस्ट्रियल स्क्रबर विच आर यूज्ड फॉर एग्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग, माइक्रोफाइबर्स यूज्ड इन टेक्सटाइल्स एंड वर्जिन रेजिन पैलेट्स यूज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये होते हैं माइक्रोबेट्स, इन चीज़ों में ये इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया जाता है। तो माइक्रोबेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1 मिलीमीटर से भी छोटा इनका साइज होता है। अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पीसेज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि माइक्रोबेट्स की हमने बात की जो कि कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से निकलते हैं। इसके अलावा भी जो माइक्रो प्लास्टिक है कहाँ से निकलती है? जो बड़ी प्लास्टिक होती है उसका ब्रेकडाउन होता है धीरे धीरे, यूवी रेज जब पड़ती हैं बड़ी प्लास्टिक पर तो उसका ब्रेकडाउन होता है, वहाँ से भी कुछ जो पीसेज हैं छोटे छोटे वो भी जनरेट होते हैं। तो ये भी इसके बारे में बताया गया है। दैट वर नॉट रिसाइकिल्ड एंड ब्रोक अप ड्यू टू एक्सपोजर टू द सन ऑफ फिजिकल वियर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट वर नॉट रिसाइकिल्ड एंड ब्रोक अप ड्यू टू एक्सपोजर टू द सन ऑफ फिजिकल वियर, यानी कि इनके अलावा, मैं जो बता रहा हूँ आपको, इनके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो सूर्य की लाइट जो आती है उनसे तो होते ही हैं, उनके अलावा भी ऐसे हैं जिनका कि ब्रेकडाउन होता है, लार्जर जो पीसेज होते हैं प्लास्टिक के, तो ये भी घातक साबित होते हैं माइक्रो प्लास्टिक में जब हम बात करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक डैमेज एक्वेटिक क्रिएचर्स इंक्लूडिंग टर्टल, बर्ड्स, इट ब्लॉक्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड ऑल्टर फीडिंग बिहेवियर, सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव आउटपुट इन मैरीन एनिमल्स। तो ये काम क्या करता है कि ग्रोथ जो होती है मरीन एनिमल्स यानी कि समुद्री जीवों की, और उनकी जो रिप्रोडक्टिविटी होती है यानी कि जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है उसको ये यहाँ पे कम कर देते हैं। तो ये भी इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। डीप सी में देखें आप तो डीप सी और डीप लेयर इज द लोएस्ट लेयर इन द ओशियन। ओशियन के अंदर सबसे लोएस्ट लेयर होती है, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिलो द थर्मोक्लाइन एंड एबव द सी बेड एट ए डेप्थ ऑफ 1000 फैथम्स। फैथम्स क्या होता है? समुद्र के अंदर जब हम गहराई मापने का जो काम करते हैं, पानी कितना गहरा है उसके लिए यूनिट इस्तेमाल होती है फैथम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। तो बात की जा रही है थर्मोक्लाइन क्या होता है? थर्मोक्लाइन होता है कि जो समुद्र के अंदर एक होती है ऊपरी लेयर और नीचे की जो लेयर होती है, जैसे कि ये वार्म लेयर हो गई तो कहीं पे फिर ये कूल्ड जो लेयर होती है, ठंडी जो भाग होता है, इनके बीच में जो एरिया होता है जहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, वो एरिया होता है थर्मोक्लाइन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये टर्म है एक थर्मोक्लाइन जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। फैथम मुझे यूनिट टू इक्वल टू 6 फीट, ये बताया गया कि फैथम जो यूनिट है ये 6 फीट के बराबर होती है या फिर 1.8 मीटर के बराबर भी होती है। थर्मोक्लाइन बताया गया इज ए थिन बट डिस्टिंक्ट लेयर इन लार्ज बॉडी ऑफ फ्लूइड इन विच टेम्परेचर चेंजेस, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जल्दी से चेंज होता है। थर्मोक्लाइन जो एरिया होता है मोर रैपिडली विद डेप्थ देन इट डज इन लेयर्स अबव और बिलो। इन द ओशियन द थर्मोक्लाइन डिवाइड्स द अपर मिक्स लेयर फ्रॉम द काम डीप वाटर बिलो, यानी कि मैं आपको बताया था जो ऊपर की लेयर होती है ज़्यादा गर्म रहती है और नीचे की जो लेयर होती है समुद्र के अंदर वो कम गर्म होती है, उनके बीच में एरिया होता है थर्मोक्लाइन, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है।
आगे देखते हैं, बात की जा रही है बिजली विधेयक लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर अभी, तो वहां पे बात की जा रही है कि जैसे मोबाइल कंपनी के अंदर हम कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं सिम कार्ड लेने के, वोडाफोन, आइडिया, जियो, इसी प्रकार से बिजलियों के लिए भी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है वो भी आपके पास अब ऑल्टरनेट ऑप्शन आने वाले हैं। तो इसकी बात की जा रही है, उपभोक्ताओं की अपनी पसंद चुनने की यहाँ पे आज़ादी रहेगी। अब मोबाइल कंपनियों की तरह भी बदल सकेंगे बिजली कंपनी भी। तो देख सकते हैं अधिकार और कर्तव्य भी होंगे निर्धारित। 3.03 लाख करोड़ की पंचवर्षीय योजना को मंजूरी मिली है। 17 विधेयकों को पेश कर रही है सरकार मानसून सत्र में। 13 अगस्त को पूरा होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र। तो बात की जा रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले कुछ दिन में बिजली संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। यह विधेयक पारित होने के बाद दूरसंचार सेवाओं की तरह बिजली उपभोक्ताओं को भी कई सेवा प्रदाताओं में अपनी पसंद का विकल्प चुनने की आज़ादी होगी, ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो लाइसेंसिंग व्यवस्था यहाँ पे समाप्त की जाएगी। ये जो नया विधेयक लाया जा रहा है इसके तहत बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त हो गई और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी। लाइसेंसिंग समाप्त कर देंगे और कंपटीशन आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जैसे कि मोबाइल कंपनियों के अंदर भी कंपटीशन है ना, जियो की कुछ प्लान है, कुछ रेट्स हैं, इसी प्रकार से अलग अलग बिजली कंपनी अपनी अलग अलग यहाँ पर रेट निर्धारित करेंगी। साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी लगाने की बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है एक एनजीओ है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। तो सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट बताई गई है कि 20 राज्यों में कोरोना काल के दौरान 55% शिक्षकों के वेतन में कटौती देखी गई है। 37% को नहीं मिली है पगार। कितनी बुरी स्थिति है एजुकेशन के सेक्टर में। वहीं हेल्थ की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा गया है इस सेक्टर में। तो 70% ने कहा है फीस में कमी नहीं। 70% अभिभावकों ने कहा है कि स्कूलों ने महामारी के बाद भी फीस में कोई कमी नहीं की है, फीस पहले जैसी ही है। 50% अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूलों को फीस जमा कर रहे हैं जो स्कूलों की कमाई घटने की वजह बन रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार की रस्साकसी देखी जा रही है। तो ये हालात हैं वर्तमान में हमारी भारत के अंदर एजुकेशन की। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो पैसा भी कैसे पे कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल को तो जो उनके टीचर होते हैं उनको प्रॉपर वेतन, प्रॉपर सैलरी मिलती रहती है टाइमली, लेकिन यहाँ बात की जा रही है ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। तो ये एक डेटा प्रस्तुत किया सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के द्वारा, एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। बात की जा रही है यहाँ पे प्रकृति के यदि आप साथ रहते हैं ना तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है। ये बताया गया इस न्यूज़ आर्टिकल में। रही हरियाली के आसपास तेजी से होगा दिमाग का विकास। बच्चे और युवाओं के जंगल या पेड़ पौधे के निकट रहने से दिमागी विकास बेहतर होता है। साथ ही इनमें भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी कम पाई जाती हैं। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में यह बात सामने बताई है कि लंदन के 31 स्कूलों के 9 से 15 वर्ष की आयु के 3568 किशोरों पर ये इनके द्वारा शोध किया गया है। शोध में पाया कि हरियाली का किशोरों के मस्तिष्क पर सकारात्मक असर होता है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमता है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। मानसिक शांति का एहसास होता है। तो इस प्रकार की ये इनके द्वारा एक स्टडी की गई है। तो अच्छा है, ग्रीनरी होनी भी चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ग्रीनरी आपको बहुत अच्छा सुकून देती है, बहुत अच्छा माइंड आपका रखती है। बता ही रहे रिपोर्ट के द्वारा इसके द्वारा बताया गया है ये। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।